हेलो स्टूडेंट्स, मैं अव्यान एकेडमी से मनीषा नेगी जो यहाँ पे CSIR नेट लाइफ साइंस की कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ। मैं आपको आज लाइफ साइंस पेपर होता है उसके लिए थोड़ा बहुत जनरल डिस्क्रिप्शन है वो देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका सिलेबस क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, सो सिलेबस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए। और सिलेबस जो है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जिसमें यूनिट्स जो हैं टोटल वो 13 यूनिट्स हैं। जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, मतलब ये मेजरली तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी सेकेंड यूनिट है जिसमें इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, मतलब इसमें पूरी आपको सेल की बायोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, जिसमें मेनली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, पूरा मोल बायो इसमें आता है, दैट इज सेंट्रल डोगमा। ठीक है, देन रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोगमा क्या होता है, DNA, उसके बाद DNA का रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन फॉर्म, जिससे क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ mRNA, एंड देन उस mRNA का क्या होगा ट्रांसलेशन और जो प्रोटीन बनेगा। मतलब ये पूरे सेंट्रल डोगमा की स्टडी ही आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़नी होती है, जिसमें आपको ये यूनिट जो है वो मिलेगी, ये फंडामेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन फोर्थ जो यूनिट है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ठीक है, इसमें सारे मेजर सिग्नलिंग पाथवेज आते हैं और ये पाथवे आपको हर यूनिट में मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, मतलब ये यूनिट का जो भी पाथवे होगा एटलीस्ट 14-15 जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो आपको इस पूरी यूनिट्स में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप ये यूनिट तैयार करते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें से मतलब हर यूनिट का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, क्योंकि सेल सिग्नलिंग इज इम्पॉर्टेंट इन नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो आधे से ज़्यादा यूनिट्स में आपको इस सिग्नलिंग के पाथवेज मिलेंगे। देन फिफ्थ यूनिट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, एंड देन जिसमें एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आएंगे, प्लांट्स का डेवलपमेंट भी आएगा, एनिमल का डेवलपमेंट भी आएगा, तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन सिक्स्थ इज सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट्स। तो प्लांट फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस यूनिट से एटलीस्ट 20 to 30 जो मार्क्स होते हैं वो आपको इसी यूनिट से मिल जाएंगे। तो ये यूनिट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी। देन सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स, तो जिसका एनिमल जिसने मतलब MSc एनिमल फिजियोलॉजी में की है, ठीक है, या जो जूलॉजी बैकग्राउंड का है तो वो इस यूनिट को प्रिपेयर कर सकता है। वैसे ही 6 के लिए भी अगर आप प्लांट्स या बॉटनी से रिलेटेड आपका बैकग्राउंड है MSc का, BSc, सो आप इस यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन जो 8th यूनिट है वो है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसमें मेनली जेनेटिक्स आता है। ठीक है, जेनेटिक्स यूनिट पूरा। देन उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देन 10th यूनिट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, एंड देन 11th इज इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, and 12th is applied biology, and 13 in methods in biology। मतलब इसमें सारी टेक्निक्स आती है। मेथड इन बायोलॉजी में अगर कोई बायोटेक बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसने जो भी टेक्निक्स पढ़ी है वो इस यूनिट में आती है, दैट इज यूनिट 13। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी यूनिट्स मतलब जो 13 यूनिट्स हैं वो टोटल की टोटल आपको किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर करनी है। मतलब ये इस एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 13 की 13 यूनिट करके जानी है। अगर आपका जो भी स्पेशलाइजेशन रहा है अभी तक, जो भी आपने BSc, MSc या BTech, MTech, जो भी सिलेबस आपका रहा है, चाहे आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं या प्लांट बैकग्राउंड से हैं या बायोटेक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी वो फील्ड की जो भी यूनिट्स हैं उनको पहले पिक कीजिए, क्योंकि CSIR नेट आप एटलीस्ट 6, 7 या 8 यूनिट मैक्सिमम लेके भी क्वालिफाई कर सकते हैं JRF।
ठीक है। सो आप इसमें से जो मैं अगर आपको बताना चाहूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो है तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, देन सिक्स्थ एंड एट्थ, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, ये 5 तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये फोर्थ, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ जो है वो आपको करनी ही है। अगर आप सेकंड कर रहे हैं तो आप फोर्थ भी करनी है, क्योंकि ये दोनों जो है एक तरह से सेल के ही बारे में, कि सेल की पूरी बायोलॉजी, सेल सेल कम्युनिकेशन, मतलब सेल आपस में कैसे कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, और सो उस कम्युनिकेशन के लिए मेजरली बॉडी में पाथवेज होते हैं। तो इसलिए ये दोनों एक ही तरह से एक यूनिट लेके चले। तो अगर देखा जाए तो आप जो हैं वो 6 या 7 यूनिट्स करके ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बस मेजरली ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो आपको स्किप नहीं करना है, ना ही आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ यूनिट्स 2 और 4 स्किप करना है, एंड जो थर्ड है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायो, ठीक है। सो ये भी आपको स्किप नहीं करना है। और ये जेनेटिक्स, मतलब ये 6-7 जो यूनिट्स हैं जो मैंने सर्कल से यहाँ पे मार्क किए हैं वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सो आप ये मत सोचिए कि 13 की 13 यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है। सो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो JRF और ये LS है इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। सो JRF जो है दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड LS इज़ लेक्चरशिप। अगर आपका जो JRF के लिए आपने अप्लाई किया है और आपका कुछ नंबर से जो है वो रह जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि मतलब रिजल्ट आने से पहले ये मत सोचिए कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका JRF नहीं भी होता है तो आपको, अगर आपका कट ऑफ जो है या मार्क्स जो है थोड़े बहुत कम भी आ गए तो आपको ये लेक्चरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो लेक्चरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जो JRF की कट ऑफ होती है वो लेक्चरशिप के मार्क्स से बस 7 to 9% ज़्यादा होता है, ठीक है। सो अगर JRF के लिए 130 गया है कट ऑफ, तो अगर आपका 110 या 120 ऐसे मार्क्स भी आते हैं तो उसमें भी आपके चांसेस रहते हैं कि आपका LS क्लियर हो जाए। सो एक तो ये मेजर पॉइंट है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि JRF, और अगर आपकी एज, जैसे कि अभी हमने बताया था कि एज जो है वो मैक्सिमम 31 ईयर्स कर दी गई है, तो आप JRF के लिए ही फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसमें JRF के लिए ही अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि LS के लिए, अगर आपकी एज है तो आप JRF के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपका JRF हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ मार्क्स से आप कट ऑफ से थोड़ा कम आता है तो आपको लेक्चरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ये कन्फ्यूजन जो है बच्चों में रहता है, तो वो मैं क्लियर करना चाह रही थी। इसके बाद मैं आपको पेपर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मतलब पेपर में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड है जो टोटल, मतलब जो पेपर है CSI नेट लाइफ साइंस का। सो जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो पूरा पेपर है वो अराउंड 200 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर जो मार्क्स हैं वो है 200, ठीक है। सो 200 के लिए जो पार्ट A है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 0.5 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट A में 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 20 में से आपको सिर्फ 15 ही करने हैं। ये आपको आपके मतलब पता होनी चाहिए कि 15 ही करने हैं, क्योंकि आप अगर गलती से ज़्यादा कर लेते हैं तो वो सिर्फ स्टार्टिंग के 15 ही काउंट करते हैं, बाकी आपका नेगेटिव में फिर कैलकुलेट होगा। तो इसलिए आपको मेजर जो पॉइंट्स हैं पेपर को लेके वो ये याद रखना है कि पार्ट A में आपको 20 क्वेश्चंस वो देंगे, ठीक है। पेपर में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 15 ही करने हैं। देन पार्ट B जो है, यहाँ से आपका जो पार्ट A है इसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको इसमें सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें कोई लाइफ साइंस का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। सो जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत जो जनरल मैथ्स होता है उसका क्वेश्चन होते हैं, सो वो क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप इसको ना भी प्रिपेयर करें तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। देन जो पार्ट B और C है इसमें मेजरली आपके लाइफ साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। B पार्ट में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2 मार्कर्स होंगे, और उसमें भी अगर आपका कोई एक गलत हो जाता है तो 0.5 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। देन जो पार्ट बी है उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको 50 के 50 नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 35 करने होते हैं। सो आप एक भी ज़्यादा करेंगे तो आपका ही लॉस है, क्योंकि वो फिर नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 50 में से सिर्फ 35 ही करने हैं, ठीक है। सो 35 करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। देन इसके भी क्वेश्चंस आपको 2 मार्कर्स के होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपका एक गलत होता है तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग। देन उसके बाद जो पार्ट सी है, ये इस पूरे पेपर का सबसे मेजर पार्ट है, जिस पे आपका फोकस सबसे पहले जाना चाहिए। अगर मेरी माने तो मैं यही कहूँगी कि पेपर को स्टार्ट ही यहाँ से करें, बैक साइड से, क्योंकि जो पार्ट सी है उसका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इसलिए आपको पहले जो भी आपका टाइम है वो इसी पे ही आपको देना है। सो मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये टोटल पेपर का आपको टाइम भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो टोटल पेपर का जो टाइम है वो है 3 घंटे, ठीक है। सो 3 घंटे के लिए आपके दिमाग में पहले तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस पार्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। सो आपका अगर एप्टीट्यूड दैट इज़ ए पार्ट आपका वीक है तो आप ये नहीं कि आप उसमें सारा टाइम वेस्ट कर दें। सो मेरी अगर एडवाइस यही रहेगी आप सबके लिए कि आप सबसे पहले पार्ट सी से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन गलत होता है तो मतलब आपका 1 मार्क जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 ही करने हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने जो पहले सिलेबस में बात कही है कि आपको 13 की 13 यूनिट्स नहीं करके जानी है, और ना ही कोई करके जाता है। बहुत रेयर चांसेस होंगे अगर कोई बच्चा 13 की 13 यूनिट्स करके जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस जो हैं वो 75 मिल रहे हैं, ठीक है, और उसमें से आपको सिर्फ 25 ही करने हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको एटलीस्ट 7 to 8 या मिनिमम 6 तो करनी ही करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको उस जो मेजर मैंने सर्कल्स किए थे वहाँ पे, वो मेजर यूनिट से आपको बहुत से क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके 25 के 25 क्वेश्चन सही होते हैं, सो इतनी थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आती होगी, दैट 25 into 4 इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो आपको 100 मार्क्स यहीं से मिल रहे हैं। और JRF के लिए आपको मैक्सिमम अपना लेके चलना होता है कि आपको 130 अबव तो करना ही है सही, क्योंकि अगर आपका 130 मार्क्स तक करेक्ट है तो आपको फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका JRF क्वालिफाई होगा या नहीं, ठीक है। और अगर आपका इसके 25 के 25 सही हो जाते तो 100 आपको यहाँ से मिल गए। उसके बाद 35 में से अगर आपके 20 भी सही होते हैं, ठीक है, तो 40 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो 140 यही हो गए, ठीक है। अगर ये बिल्कुल आपके सही हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिव में, तो ऐसा नहीं है कि किसी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नेगेटिव में मार्क्स जो हैं वो थोड़े बहुत जाते ही हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमें जो है इन 25 क्वेश्चंस पे ही अपना मेन स्टार्टिंग से फोकस रखना है। इसके बाद आप फिर मूव ऑन कर सकते हैं बी पार्ट में, लेकिन पहले आप 25 को अच्छे से अटैम्प्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्टली 100 मार्क्स मिल सकते हैं। और सो ये तो पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है कि इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 75 में से, इसलिए आपको मैंने कहा था कि आप कम यूनिट्स पे ही ज़्यादा फोकस करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे आप प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो वीडियो है इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में जिसको भी ज़रूरत है इसे देखने की, आप चाहते हैं ये जानकारी जिसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनको आप प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।